हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड के एमसीक्यूज। ठीक है, ब्लड के एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हमारा जो ब्लड का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। ब्लड का पहला क्वेश्चन क्या देख पा रहे हो आप? विच component lack in human blood? which component lack of human blood? इसका मतलब यह है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा कंपोनेंट होता है। ठीक है, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला कैल्शियम, विटामिन डी, आईजीए, मैग्नीशियम, कौन सा सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा? चलिए देखते हैं कौन सा होगा। पहले देखते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो क्या होती है? 8.5 to 10.5 mg पर dl। कितनी होती है? 8.5 to 10.5 mg पर dl। इसके बाद देखते हैं हम विटामिन डी। विटामिन डी होता है 20 mg पर dl, 20 mg पर dl। इसके बाद देखते हैं हम आईजीए। आईजीए होता है हमारा 60 to 400 mg पर dl। कितना? 60 to 400 mg पर dl। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम कितना होता है? 1.7 to 2.3, 1.7 to 2.3 mg पर डेसीलीटर। ये हमारी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं ब्लड के अंदर। पहले कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की कितनी है भाई? 8.5 to 10.5 मिलीग्राम पर डीएल। विटामिन डी की कितनी है? 20 mg पर डीएल। इसके बाद आईजीए है, आईजीए इम्यूनोग्लोबिन ए, इसकी कितनी होगी? 60 to 400 mg पर डीएल। इसके बाद हमारा मैग्नीशियम जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.7 to 2.3 mg पर डीएल। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे कम कौन सा लग रहा है? सबसे कम देखिए कौन सा होगा? 20 mg पर डीएल। एनजी का मतलब होता है नैनोग्राम। एनजी का मतलब क्या है? नैनोग्राम, जो कि मिलीग्राम से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा हमारा? विटामिन डी। विटामिन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, विटामिन डी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच देखिए 6.5 to 7 भी नहीं होता है भाई। 8.8 to 9 तो बिल्कुल नहीं होगा। कैसा हो जाएगा? ये बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और 4.5 to 5 भी नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा? फिर एसिडिक हो जाएगा। कैसा होगा? एसिडिक। तो जो हमारा ब्लड है वो ब्लड कैसा होता है हमारा? स्लाइटली एल्कलाइन। कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 to 7.45। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें? राइट आंसर जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन। 7.35 to 7.45 इज द राइट आंसर। जो हमारे ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है? 7.35 to 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोरोनरी केयर यूनिट नर्स ड्रॉज एन आर्टीरियल ब्लड सैंपल टू असेस अ क्लाइंट फॉर एसिडोसिस। भाई क्या हो रहा है इसमें? एक कोरोनरी केयर यूनिट है। ठीक है, जिसको हम सीसीयू बोलते हैं। क्या है? सीसीयू। और सीसीयू के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर क्या ले रहा है? एबीजी सैंपलिंग। क्या ले रहा है? एबीजी सैंपलिंग। आर्टीरियल ब्लड गैस को देखने के लिए क्या सैंपल कलेक्ट कर रहा है, और क्या असेस करने के लिए? भाई एसिडोसिस। क्या असेस करने के लिए? एसिडोसिस असेस करने के लिए। तो इसने पूछा है नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड। तो आर्टीरियल ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होगा? देखो आर्टीरियल ब्लड का जो पीएच होता है नॉर्मल, वो कितना होता है भाई? सही बताइए। चलिए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जाएगा हमारा, राइट आंसर कौन सा जाएगा इसका? बी।
बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है 7.42। ठीक है ये किस में आ रहा है 7.35 टू 7.45 के बीच का आ रहा है ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड का जो पीएच है वो कितना होगा 7.42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेट नहीं किया क्या ब्लड एज। ब्लड क्या है ब्लड एज देखो एसिडिक सॉल्यूशन भी नहीं है भाई, एसिडिक सॉल्यूशन भी नहीं है, बेसिक सॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है हमने ये बोला था कि ये क्या है स्लाइटली एल्कलाइन, क्या है स्लाइटली एल्कलाइन है लेकिन कंप्लीटली एसिडिक और बेसिक नहीं है। ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा। देखो भाई न्यूट्रल सॉल्यूशन भी नहीं होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका पीएच मान कितना होता है, जिनका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बफर सॉल्यूशन। ठीक है ब्लड क्या होता है एक बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारे एसिड एंड बेस बैलेंस को क्या करता है बैलेंस करके रखता है। ठीक है एसिड और बेस को जो बैलेंस करके रखने का काम करता है वो उसको हम क्या बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो जो ब्लड है वो ब्लड क्या है हमारा बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड कंटेन्स। ठीक है जो हमारा ब्लड है ब्लड हमने पढ़ा। ठीक है ब्लड के हमने 2 कंपोनेंट पढ़े थे, पहला प्लाज्मा। ठीक है पहला क्या पढ़ा हमने प्लाज्मा, दूसरे थे सेल्स। ठीक है प्लाज्मा कितना होता है 55% और सेल्स कितनी होती है 45%। ठीक है अब इस 55% के अंदर वाटर कितना पाया जाता है। ठीक है जो वाटर है वाटर की मात्रा होती है भाई अप्रोक्स 90 टू 95। ठीक है अप्रोक्स 90 टू 95%। तो इसमें देखिए आपको 2 दिखाई देंगे लेकिन जो बिल्कुल जो पास में होता है हम उसको करेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या जाएगा हमारा राइट आंसर जाएगा इसका डी कितना होगा 95%। ठीक है अगर इसमें 95 ना होगा 95 अगर ऑप्शन नहीं है और इसकी जगह 70% आ रहा है तो राइट आंसर हमारा होगा 90%। ठीक है दोनों ही राइट आंसर है लेकिन मोस्ट क्लॉज कौन सा है जो ज्यादा पास में है वो कौन सा होगा 90%। ठीक है अगर 90% ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा 90% जाएगा। ठीक है विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड। ठीक है भाई देखो ब्लड किस किस से मिलकर बनता है, ब्लड किस किस चीज से मिलकर बनता है वो चीजें हम देखने वाले हैं इसमें। ठीक है ब्लड किस किस चीज से मिलकर बनता है देखो रेड ब्लड सेल्स हैं, इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा और प्रोटीन। ठीक है और प्लेटलेट्स भी हैं। देखिए ब्लड के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया था ब्लड कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलर एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड सेल्स 45% होती हैं और उन सबको मिला के 100% बनता है और उसी को हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम ब्लड। ठीक है तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा डी जाएगा। राइट आंसर क्या होगा डी ऑल ऑफ द अबव। इन सारी चीजों से मिलकर ब्लड बनता है। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है जो ब्लड है ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ठीक है कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या होती है भाई देखिए इसमें क्या होगा ये भी नहीं होता है इतना ज्यादा, ये भी नहीं होगा ठीक है और ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 200 mg पर DL से कम। ठीक है यहाँ ऐसा लिखा आ सकता है ऑप्शन में अप टू 200 mg पर DL। ठीक है अप टू 200 mg पर DL। इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारा बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी का ग्रेवयार्ड किस ऑर्गन को कहा जाता है। आरबीसी का
ग्रेवयार्ड किस ऑर्गन को कहा जाता है भाई? देखिए इसमें क्या होता है, ग्रेवयार्ड का मतलब क्या है? शमशान। ठीक है, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है शमशान, शमशान है ना, या कब्रिस्तान, या क्या बोल सकते हैं हम, कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? देखिए लीवर है, लीवर क्या करता है? लीवर के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं होता भाई, ये नहीं होगा। थाइमस ग्लैंड क्या करती है? टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने का काम करती है, तो ये भी नहीं होगा। पैनक्रियाज आप सभी को पता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह से वर्क करती है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या जाएगा? स्प्लिन। राइट आंसर क्या होगा इसका? स्प्लिन। और स्प्लिन को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसके बाद ये क्या होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इसको हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। क्या? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्या? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ये स्प्लिन के बारे में है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी इसको बोलते हैं। इसको हम लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, इसको लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ये क्या करता है? 300 ml ब्लड को रिजर्व करके रखता है। कितना? 300 ml। 300 ml को क्या करता है? रिजर्व करता है। इन केस ऑफ एक्यूट कंडीशन, इन केस ऑफ एक्यूट कंडीशन, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इस ब्लड को ये स्प्लिन हमारी बॉडी को डोनेट कर देता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसके बाद देखते हैं भाई बिलिरुबिन किससे बनता है? बिलिरुबिन किससे बनता है? बिलिरुबिन किससे बनता है बताइए। इसमें देखते हैं हम आरबीसी। ठीक है, देखो ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन, इससे नहीं बनेगा, ट्रांसफेरिन से भी नहीं बनेगा, और गैस्ट्रोफेरिटिन से भी नहीं बनेगा। तो किससे बनता है? हीम से बनता है। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो हीम अलग होगा और ग्लोबिन अलग। ठीक है, क्या होगा? ग्लोबिन अलग होता है और हीम अलग हो जाता है। इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें भी क्या होता है? लिपिड। क्या होता है? लिपिड एंड फॉस्फेट। ठीक है, लिपिड एंड फॉस्फेट। अब ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? रीयूज हो जाती हैं बॉडी में। ग्लोबिन प्रोटीन है, लिपिड फैट, ये सब क्या हो जाते हैं? रीयूज। ठीक है, इसके बाद जो हीम है, हीम का क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है। क्या बनता है? हीम का बिलिरुबिन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? हीम। हीम से क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, excessive hemolysis may result in the accumulation of which substance in the body? देखिए भाई, मिनरल्स, हीम, ग्लोबुलिन, ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन टूटता है तो क्या बनता है? हीम अलग बनेगा और ग्लोबिन अलग बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। ठीक है, जब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी होता है तो क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है। क्या बनता है? बिलिरुबिन। ठीक है, तो हीमोलाइसिस हो रहा है। हीमोलाइसिस में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट कौन सा सब्सटेंस होगा हमारी बॉडी के अंदर? बिलिरुबिन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बिलिरुबिन जाएगा। All of the following are plasma proteins found in the blood except, मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं सिर्फ एक को छोड़कर, है ना। ठीक है, देखिए एल्ब्यूमिन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सबसे ज्यादा अमाउंट में 40 to 60% अमाउंट किसका होता है? एल्ब्यूमिन का होता है ना। ग्लोबुलिन भी हमारे ब्लड के अंदर मिलता है और फिब्रिनोजेन भी मिलता है, जो क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर होता है। क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर। लेकिन जो मायोसिन है, मायोसिन कहां पर मिलता है? मसल्स। कहां पर मिलता है? मसल्स में। जो एक प्रोटीन होता है
एक्टिन एंड मायोसिन, जो किस में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा भाई, मायोसिन। क्या होगा इसका राइट आंसर, मायोसिन। मायोसिन इज नॉट द प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, चलिए। द प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लड के अंदर ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। भाई हमने ब्लड पढ़ा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, ब्लड। ब्लड के हमने फंक्शंस पढ़े थे, ब्लड के हमने फंक्शंस पढ़े थे। पहला फंक्शन पढ़ा था हमने ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, पहले तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका, गैसेस का। और किसका करता है, न्यूट्रिएंट्स का भी करता है। किसका, न्यूट्रिएंट्स, खाने पीने का भी करता है। और करता है हॉर्मोन्स का। हॉर्मोन्स का भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, उसका भी क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, अब हमारी बात आती है ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो किसके लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए क्या होता है। अब देखिए हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, गैसेस को एक्सचेंज, इसके बाद हमने आरबीसी पढ़ा। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के क्या करता है, कैरी करता है। तो देखिए एरिथ्रोपोइटिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एरिथ्रोपोइटिन क्या कराता है, एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस एनहांस करता है। एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आरबीसी के प्रोडक्शन को कौन बढ़ाएगा, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, गामा ग्लोबिन भी नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। राइट आंसर इसका क्या जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ऑनकोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज, ऑनकोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज। ठीक है, देखिए ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल। बिल्कुल गलत बात है भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले तो ये सुन लो कि प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा लगाया जाने वाला एक प्रेशर होता है। और इसमें भी कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या लगाती है, ऑनकोटिक प्रेशर। और ऑनकोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि फ्लूइड को अपनी तरफ खींचना, इसको फ्लूइड को अपनी तरफ खींचना। तो ऑनकोटिक प्रेशर का मतलब होता है पुल द वाटर। ठीक है, इसमें देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा कॉलॉइड्स इन सॉल्यूशन। इसके बाद है फोर्स विद इन अ फ्लूइड कंपार्टमेंट, ये भी नहीं होगा। इसके बाद है फोर्स आउटसाइड द फ्लूइड कंपार्टमेंट, ये भी नहीं होगा भाई। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है, ये प्लाज्मा कॉलॉइड्स के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा, प्लाज्मा कॉलॉइड। और इसको क्या बोलते हैं हम, एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी। ऑनकोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज एक ऐसा प्रेशर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं। द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर, भाई अभी हमने बात की है ना। ऑनकोटिक प्रेशर को कौन सा प्रोटीन, फिब्रिनोजेन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, ग्लोबुलिन क्या है, ठीक है, प्रोटीन जो इसमें पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा इसका बी, एल्ब्यूमिन। अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन। ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन। तो ये क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। इसके बाद है विच इज द प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 60% ऑफ
द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स, द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स। भाई देखिए, मतलब इसने ये कहा है कि ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर 40 to 60% कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देखिए जो फिब्रिनोजेन है, फिब्रिनोजेन कितना होता है, 3 to 7% मात्र, कितना होता है, 3 to 7%। इसके बाद ग्लोबुलिन की बात करते हैं तो ये 35% प्रेजेंट होता है, कितना होता है, 35%, ठीक है, 35%, ठीक है। फिब्रिन कुछ होता नहीं है भाई, फिब्रिन एंड प्रोडक्ट होता है जब हम क्लॉटिंग हीमोस्टैसिस पढ़ते हैं, जब क्लॉटिंग फैक्टर्स का हम जो पाथवे पढ़ते हैं उसमें फिब्रिनोजेन से लास्ट में क्या बनता है, फिब्रिन बनता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। और एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन की जो मात्रा होती है 40 to 60% होती है, क्या होती है, 40 to 60%। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, राइट आंसर क्या होगा, एल्ब्यूमिन होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, एल्ब्यूमिन। चलिए देखो फिब्रिनोजेन कितना है, 3 से 7% होता है, ग्लोबुलिन होता है हमारा 35%। अभी आप देख सकते हैं यहां पर हम प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होती है, 7% होती है ना, कितनी होती है, 7% प्लाज्मा के अंदर। अब इसके अंदर भी अगर हम अंदर देखेंगे तो एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला है। एल्ब्यूमिन कितना होता है, 40 से 60%। अगर 55 से 60% भी आता है तो भाई भूलना नहीं है, 55 से 60% भी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन कितना होता है, ग्लोबुलिन अपना होता है 35%। बचा क्या, फिब्रिनोजेन, ठीक है, क्या बचा, फिब्रिनोजेन, और फिब्रिनोजेन कितना होता है, 3 to 7%, कितना होता है, 3 to 7%। तो राइट आंसर क्या होगा भाई मेरे भाइयों, क्या होगा, एल्ब्यूमिन, बिल्कुल सही बात, एल्ब्यूमिन विल बी राइट आंसर। एल्ब्यूमिन क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। Which of the following is considered as an indication for administering serum albumin? इसका मतलब ये है, ये भाई साहब क्या कह पा रहे हैं कि ये कह रहे हैं भाई कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, ठीक है, जिसमें हम सीरम एल्ब्यूमिन को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन मतलब किस कंडीशन में हम, किस कंडीशन में हम एल्ब्यूमिन दे सकते हैं, इस कंडीशन में। पहला क्या देखो, फॉर्मेशन ऑफ WBC, फॉर्मेशन ऑफ WBC बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ RBC, फॉर्मेशन ऑफ RBC। इसके बाद है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, अभी मैंने बताया था आपको कि एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो आगे बात हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, क्या देखेंगे आप देखेंगे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच पुशेस फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज इज अपोज्ड बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर विच इन्वॉल्व, ठीक है। देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है, देखिए दो प्रेशर होते हैं, दो प्रेशर होते हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और एक ऑनकोटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर करता है, पुश करने का काम करता है, फ्लूइड को बाहर भेजने का काम करता है, और ऑनकोटिक प्रेशर फ्लूइड को पुल करने का काम करता है, ठीक है भाई। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच पुशेस द फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज, एक ऐसा प्रेशर जो कैपिलरीज से फ्लूइड को क्या करता है, बाहर भेजता है ना। इज अपोज्ड बाय कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इन्वॉल्व,
ठीक है, इसमें देखिए रिड्यूस रेनिन सिक्रीशन, ठीक है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, पुलिंग पावर ऑफ द एल्ब्यूमिन टू रीअब्जॉर्ब वाटर, बिल्कुल सही बात है कि जो एल्ब्यूमिन क्या करता है, वाटर को पुल करता है। पुलिंग पावर क्या होती है, एल्ब्यूमिन की होती है, जो वाटर को क्या करने का काम करता है, रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये राइट आंसर होगा। एन इंक्रीज इन एडीएस सिक्रीशन, ये भी नहीं होगा। एल्डोस्टेरॉन प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका पुलिंग पावर ऑफ एल्ब्यूमिन टू रीअब्जॉर्ब वाटर। पुशिंग फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम डिटरमाइनिंग ओवरऑल फ्लूइड मूवमेंट, ठीक है, ओवरऑल फ्लूइड मूवमेंट अक्रॉस द कैपिलरीज वॉल इज कॉल्ड। देखिए भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्टार्लिंग्स फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा, स्टार्लिंग फोर्स, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है वाटर को रीअब्जॉर्ब करना। डिफ्यूजन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्ब्यूलाई एंड ब्लड, ठीक है। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, जो मतलब ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, स्टार्लिंग फोर्स, क्या होगा, स्टार्लिंग फोर्स। द इनसफिशियंसी ऑफ दिस सब्सटेंस इन द ब्लड may lead to edema, may lead to edema। भाई एडिमा क्या होता है, पहले एडिमा के बारे में देखते हैं। एडिमा या इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्वेलिंग, क्या बोल सकते हैं, स्वेलिंग, ठीक है। एडिमा क्या है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ वाटर इन द इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी, मतलब वाटर आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। यहां बोल सकते हैं बिटवीन द सेल, बिटवीन द सेल या इनसाइड द सेल, ठीक है। अगर जो ब्लड वेसल से बाहर निकला हुआ फ्लूइड अगर सेल्स के बीच में इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एडिमा, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पर दो प्रेशर के बारे में हमने बात की थी, दो प्रेशर के बारे में हमने बात की थी। कौन कौन से प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर। कौन कौन से प्रेशर के बारे में हमने बात की थी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये ऑनकोटिक प्रेशर। भाई देखो, ऑनकोटिक प्रेशर वीनस कैपिलरीज के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो आर्टीरियल कैपिलरीज है, क्या, आर्टीरियल कैपिलरीज, इनके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से देखो पुश करेगा, यहाँ से ये ऑनकोटिक प्रेशर क्या करेगा, उसको खींचता है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए सॉरी, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें, एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एडिमा। दूसरी बात यह है, ऑनकोटिक प्रेशर कौन लगा रहा है, एल्ब्यूमिन। कौन लगा रहा है, एल्ब्यूमिन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, एल्ब्यूमिन जाएगा, ठीक है। द इनसफिशियंसी ऑफ दिस सब्सटेंस इन द ब्लड में लीड टू एडिमा ऑफ द बॉडी। भाई सिंपल सी बात है, एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अब एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा। अब ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, एडिमा हो जाएगा। बिल्कुल, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। राइट आंसर क्या जाएगा इसका, राइट आंसर जाएगा हमारा एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट, the principle of plasma proteins, the principle of plasma proteins responsible for
एक्सर्टिंग कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल वही है सेम। भाई इसमें ये बोल रहा है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन तो नहीं होता, ये तो O2 को कैरी करता है भाई। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी नहीं होता है। ठीक है, और हेप्टोग्लोबिन भी नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा हमारा एल्ब्यूमिन। ठीक है, क्या होगा? एल्ब्यूमिन विल बी राइट आंसर। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिन इज वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स इज सिंथेसाइज्ड इन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है, कहाँ पर बनता है, ये हम देखना है। ठीक है, कहाँ पर बनता है भाई, कौन बताएगा? ठीक है, कहाँ पर बनता है? देखो, स्प्लीन को हम पहले बता चुके हैं, क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। पैनक्रियाज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, पैनक्रियाज में एल्ब्यूमिन सीक्रेट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद एडिनल ग्लैंड में एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स से क्या क्या होते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। और मेडुला से क्या क्या रिलीज होता है? एडिनलिन एंड नॉर एडिनलिन। तो भाई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? लीवर विल बी राइट आंसर। भाई जो एल्ब्यूमिन है वो कहाँ पर बनती है? वो लीवर में बनती है। ध्यान रखना इस बात को, कहाँ बनती है? लीवर में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट इज नोन एज। ठीक है, देखिए भाई, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो क्या बना देते हैं भाई? क्या बना देते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये तीनों नहीं होंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए, डाइऑक्साइड कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। ठीक है, ये डाइऑक्साइड नहीं है भाई, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन क्या बनाएगा? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा। ठीक है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत होगा। देन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या होगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन विल बी राइट आंसर। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। What is the name of phenomenon that arises from the relationship between pH and oxygen affinity? ठीक है, क्या करता है? between pH and oxygen affinity for hemoglobin। ठीक है, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? देखिए, बॉयल्स इफेक्ट इज रॉन्ग आंसर। बॉयल्स भी नहीं होगा, डाल्टन्स लॉ भी नहीं होगा, एंड हेनरीज लॉ भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बोर इफेक्ट। क्या होगा? राइट आंसर विल बी बोर इफेक्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बोर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which laboratory findings is most specific to diagnosing iron deficiency anemia? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। which laboratory findings is most specific to diagnosing iron deficiency anemia? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, एलिवेटेड रेटिकुलोसाइट्स काउंट। ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स क्या है? रेटिकुलोसाइट्स काउंट अगर बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नहीं, बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, देन डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट, ये भी गलत होगा।
इसके बाद देखते हैं हम विच लेबोरेटरी फाइंडिंग मोस्ट स्पेसिफिक टू डायग्नोजिंग। क्या हम देख सकते हैं उसमें हमें देखने को मिलेगा माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसी। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेल का जो साइज है वो छोटा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक आरबीसी। क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक आरबीसी। और हीमोग्लोबिन का लेवल भी क्या हो जाएगा भाई, कम होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक। क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक आरबीसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसी। इंक्रीज एमसीवी, ये भी क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, माइक्रोसाइटिक आरबीसी एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स रिव्यूज अ क्लाइंट्स कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट। भाई सीबीसी की रिपोर्ट देख रही है नर्स, है ना, क्या देख रही है, सीबीसी की रिपोर्ट। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, सीबीसी की रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ नॉर्मल अडल्ट रेंज फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें पूछा है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितना होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल देखिए 8 to 11 बिल्कुल भी नहीं होता भाई, ये गलत है। 10 to 13 भी नहीं होता, ये भी गलत। और 18 से 23 भी नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। कितना होता है, 12 से 16 ग्राम पर डीएल विल बी राइट आंसर। ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 से 16 mg पर डेसीलीटर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी, बहुत अच्छे से पता होगा आपको, क्या होता है, फाइट इन्फेक्शन। बिल्कुल गलत बात है भाई, फाइट इन्फेक्शन कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, कौन करता है, आरबीसी, है ना। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन क्या होगा, राइट आंसर होगा। देन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये भी गलत है। असिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, इसमें तो भाई क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती है, क्या होती हैं, प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। आरबीसी का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरिथ्रोपोइटिन इज करेक्ट। ठीक है भाई, देखो पहले देखते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है। क्या है, एक हार्मोन, जो कहां से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है। ठीक है, कहां से, किडनी से। किडनी में भी कहां से होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से। कहां से, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है, और दूसरी बात यह है, एरिथ्रोपोइटिन क्या करा देता है, एरिथ्रोपोइसिस कराता है। क्या कराता है, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, क्या कराता है, एरिथ्रोपोइसिस। तो इसमें देखते हैं हम, इट इज सीक्रेटेड बाय द बोन मैरो। इट इज सीक्रेटेड बाय द बोन मैरो, बिल्कुल गलत बात है। कहां से सीक्रेट होता है, किडनी से सीक्रेट होता है। किडनी में भी कहां से, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। कहां से, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। इट स्टिमुलेट्स डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन, गलत भाई, बिल्कुल गलत बात है, ये डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं करता है। ठीक है, इट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, इट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन इन द बोन मैरो। अभी हमने बताया था आपको, क्या कराता है, एरिथ्रोपोइसिस। कहां पर, बोन मैरो में, है ना। बोन मैरो के अंदर क्या करा देता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इट प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन हाइपरऑक्सीमिया, ये बिल्कुल गलत है, कोई मतलब नहीं इसका। तो राइट आंसर क्या होगा, इट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, इट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन, द नर्स रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए साइन ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है भाई, हीमोलाइटिक वर्ड से पता चल रहा होगा, हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ
आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो बिलिरुबिन बनेगा। क्या बनेगा? बिलिरुबिन लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो एक कंडीशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस, जिसको पीलिया बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? पीलिया। तो देखिए पेल स्टूल, ठीक है, क्या होगा? पेल स्टूल नहीं भाई। दूसरा क्या है? डिक्रीज बिलिरुबिन, बिल्कुल गलत बात है। हीमोलाइसिस होगा, हीमोलाइसिस होगा तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा ना कि घटेगा, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन है जॉन्डिस। जॉन्डिस किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन की बढ़ने की वजह से। और बिलिरुबिन किससे बढ़ता है? हीमोलाइटिक की वजह से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? जॉन्डिस, ठीक है, ये भी नहीं होगा। व्हाट इज द टर्म फॉर आरबीसी प्रोडक्शन प्रोसेस इन द बॉडी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? व्हाट इज द टर्म फॉर आरबीसी प्रोडक्शन प्रोसेस? जब आरबीसी का प्रोडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस होता है, एरिथ्रोपोइसिस process in which production of RBC। ल्यूकोपोइसिस किसको बोलते हैं? WBC के प्रोडक्शन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? WBC के प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? ल्यूकोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस, कंप्लीट ब्लड को बनने को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट ब्लड के फॉर्मेशन को बोलते हैं हीमोस्टेसिस है, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस किसको बोलते हैं? ब्लड क्लॉट को, ठीक है, या स्टॉप ब्लीडिंग। स्टॉप ब्लीडिंग किसको बोलते हैं? हीमोस्टेसिस। इसके बाद आता है थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर क्या होगा? एरिथ्रोपोइसिस। राइट आंसर क्या होगा? एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। इसके बाद है रेड ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ मतलब जब बच्चा पेट में होता है, मदर के पेट में होता है, उस टाइम पर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी जो बनती है वो कहां पर बनती है भाई? कहां पर बनती है? देखो येलो बोन मैरो में तो बिल्कुल होता ही नहीं है, इसको तो हम कट कर देते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं हम एम्ब्रियोनिक में टिल 2 मंथ्स, ठीक है, टिल 2 मंथ्स कहां पर होता है? यॉर्क सैक में होता है, ठीक है, टिल 2 मंथ कहां पर होता है? यॉर्क सैक में होता है। देन रेड बोन मैरो में होता है 6 से 9 मंथ, ठीक है, 6 to 9 मंथ। और किडनी में होता है अप टू 6 मंथ, या हम बोल सकते हैं 2 से 6 महीना, ठीक है, 2 to 6 मंथ। कहां पर होता है? एरिथ्रोपोइसिस होता है किडनी में होता है, स्प्लीन में होता है एंड लीवर में होता है, ठीक है, कहां पर? लीवर में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो एम्ब्रियोनिक टाइम होता है, 2 महीने तक का जो टाइम होता है, एम्ब्रियोनिक टाइम में यॉर्क सैक स्टेज होती है ब्लड फॉर्मेशन की, ठीक है। हिमेटोपोइसिस की फॉर्मेशन कुछ स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? एक होती है यॉर्क सैक स्टेज, एक होती है किडनी स्प्लीन लीवर स्टेज, और एक होती है रेड बोन मैरो स्टेज, ठीक है। रेड बोन मैरो तो जिंदगी भर फॉर्मेशन करती है, ठीक है, बट कब से? 6 से 9 महीने के बाद। और यॉर्क सैक में जो स्टेम सेल्स होती हैं प्रेजेंट, वो कब होती हैं? एम्ब्रियोनिक टाइम पर होती हैं। कब? एम्ब्रियोनिक टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यॉर्क सैक विल बी राइट आंसर। What is the process by which blood cells are formed? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हीमोस्टेसिस से होता है, हीमोस्टेसिस होता है ब्लड का स्टॉप होना, बंद, ठीक है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस ये भी नहीं होगा भाई, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस भी नहीं होगा। हीमेटोपोइसिस विल बी राइट आंसर। हीमेटोपोइसिस क्या होता है? ब्लड प्रोडक्शन,
ब्लड प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमेटोपोइसिस। हीमोडायलिसिस भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हीमेटोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी आर फॉर्म, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन, आरबीसी कहां पर फॉर्म होती है भाई। देखो लीवर, लीवर में मैंने आपको बताया था 2 से 6 मंथ का जब बच्चा होता है पेट में, कितने का, 2 से 6 महीने का जब होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किडनी में भी कब होता है, जब 2 to 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। इसके बाद बोन मैरो, यहाँ पर देखो स्पेसिफाई नहीं किया है, यहाँ पर ना तो एडल्ट बोला है ना यहाँ पर बच्चा बोला है, ठीक है। ना बच्चा बोला है, ना एडल्ट, ना फीटस बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडल्ट का कंसीडर करते हैं, इसका एडल्ट का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बोन मैरो। आरबीसी कहाँ फॉर्म होती है, हेमेटोपोइसिस कहाँ होता है, इसके अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो में भी कौन सा होता है, रेड बोन मैरो। कौन सा होता है, रेड बोन मैरो, ठीक है। अगला है हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, अ टाइप ऑफ। देखिए पहली बात तो हीमोग्लोबिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्या है ये, प्रोटीन है, ठीक है। स्किन पिगमेंट भी है, नहीं होता है, और विटामिन भी नहीं होते। पहली बात तो ये प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन किसका होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। क्या होता है ये, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम इसलिए बोलते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, कहाँ से, लंग से, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी यहाँ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम किसका मान के चलते हैं, एडल्ट का मान के चलते हैं। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है इसका राइट आंसर क्या होगा, 120 डेज, ठीक है। क्या होगा, 120 डेज। लाइफ स्पेन ऑफ फीटल आरबीसी, भाई फीटल आरबीसी, ठीक है, कितना होगा। देखिए इसमें क्या होता है, एडल्ट 120 डेज, ठीक है, फीटल 80 डेज, ठीक है। अगर प्रीटर्म, प्रीटर्म न्यूबॉर्न, प्रीटर्म न्यूबॉर्न है तो उसका होता है 80 to 90 डेज। क्या होता है, 80 to 90 डेज। अगर टर्म न्यूबॉर्न है, टर्म न्यूबॉर्न है तो उसका क्या होता है, उसका होता है 90 डेज। अब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, अगर बात करते हैं एडल्ट की तो 120 डेज, फीटस की बात करते हैं तो 80 डेज, प्री टर्म न्यूबॉर्न की बात करेंगे तो 80 to 90 डेज आएगा, और टर्म न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो 90 डेज, ठीक है। लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। ये 5 to 7 डेज गलत, ये भी गलत और ये भी गलत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ पेशेंट हैज अ WBC काउंट इज 3000, कितना है, कितना है भाई, इसका WBC काउंट क्या आ रहा है, 3000 आ रहा है, तो नॉर्मल से कम है। हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस फाइंडिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोल सकते हैं, नॉर्मल तो है ही नहीं भाई, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस बोल सकते हैं, या ल्यूकोपीनिया बोल सकते हैं, या फिर पॉलीसाइथीमिया बोल सकते हैं। देखो ल्यूकोसाइटोसिस होता है इंक्रीज्ड WBC, इंक्रीज्ड WBC, और ल्यूकोपीनिया बोलते हैं डिक्रीज WBC। ल्यूकोपीनिया किसको बोलते हैं, डिक्रीज WBC, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो WBC का काउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ल्यूकोपीनिया होगा। क्या, ल्यूकोपीनिया, C विल बी राइट आंसर। Which of the following WBC are most active in the phagocytosis during acute infection, during acute infection। कौन सी WBC, कौन से टाइप की WBC एक्टिव होती है फैगोसाइटोसिस के टाइम पर, ठीक है। कौन सी होती है, देखो लिम्फोसाइट्स भी नहीं होती,
कि बेसोफिल्स भी नहीं होती, बेसोफिल्स तो भैया एलर्जिक रिएक्शन के रिस्पॉन्ड करती है, इजिनोफिल्स भी नहीं होती। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। हमारी जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या करती हैं? इन्फेक्शन के दौरान फैगोसाइटोसिस कराती हैं। क्या कराती हैं? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेसोफिल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन द इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स बाय रिलीजिंग। ठीक है, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स कर देती है क्या? बेसोफिल, बट कैसे? क्या रिलीज करती है? इंटरफेरोन करेगी? नहीं। एंटीबॉडीज, खुद एंटीबॉडी है, बिल्कुल नहीं करेगी। साइटोकाइनिन्स करती है? नहीं भाई। जब किसी को एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हिस्टामिन एंड हिपेरिन। क्या? हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, जो इनको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या है? ए, हिस्टामिन एंड हिपेरिन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग WBC प्राइमरी फंक्शन इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, कौन सा है भाई सेल इम्यूनिट, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है? कौन सी WBC है भाई? देखिए, बी लिम्फोसाइट भी नहीं होती, बी लिम्फोसाइट नहीं होती है, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस कराती है, मोनोसाइट्स भी नहीं होती। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। बी विल बी राइट आंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, व्हेन अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, व्हेन अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रिगर्स एन इंक्रीज in WBC count to 15,000 mm, ठीक है, क्यूब, व्हाट इज द फॉल्ट? ठीक, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? देखिए यहां पर क्या हो रहा है? WBC का काउंट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। WBC का काउंट ज्यादा होगा तो मैंने अभी बताया था आपको, ल्यूकोपीनिया क्या है? डिक्रीज WBC। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? इंक्रीज WBC। ठीक है, इंक्रीज WBC। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? डिक्रीज प्लेटलेट्स। क्या है? डिक्रीज प्लेटलेट्स। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया क्या है? इंक्रीज ऑल ब्लड सेल्स, इंक्रीज ऑल ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर क्या है? WBC की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या होगा? ल्यूकोसाइटोसिस विल बी राइट आंसर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट normal level of hematocrit, normal level of hematocrit या पैक्ड सेल वॉल्यूम इन मेन। ठीक है, देखो हीमेटोक्रिट लेवल क्या होता है? हीमेटोक्रिट क्या होता है भाई? पहले तो ये देख लो, हीमेटोक्रिट का मतलब होता है 100 ml ब्लड के अंदर आरबीसी की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, आरबीसी की कितनी मात्रा होती है? ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हीमेटोक्रिट। ठीक है, तो पहला क्या है? 5 to 15%, गलत है ये। 20 to 35%, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। कितना होता है? 40 to 50%, 40 to 50% आरबीसी प्रेजेंट होती है किसमें? 100 ml ऑफ ब्लड। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल हीमेटोक्रिट लेवल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल हीमेटोक्रिट लेवल। पेशेंट हु हैज हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, भाई क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है पेशेंट को, इज एडमिटेड टू द मेडिकल यूनिट, हॉस्पिटल में एडमिट है। द नर्स नोट्स द रेड ब्लड सेल काउंट। अब जो नर्सिंग ऑफिसर है वो क्या कर रहे हैं? आरबीसी काउंट देख रहे हैं, और आरबीसी काउंट क्या आ रहे हैं? एलिवेटेड। आरबीसी काउंट क्या आ रहे हैं? बढ़े हुए आ रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ दीज इन लाइकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू दिस लैब रिजल्ट इन दिस पेशेंट? देखो, क्रॉनिक हाइपोक्सिया नहीं होगा, क्रॉनिक हाइपोक्सिया नहीं होगा आंसर। इनसेंसिबल वाटर लॉस भी नहीं होगा भाई, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ पर हाइपर कैप्निया भी नहीं होगा। ठीक है, हाइपर कैप्निया भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या, सॉरी एक मिनट देखते हैं, दोबारा से रिव्यू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेशेंट हु हैज हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एडमिटेड इन द
मेडिकल यूनिट द नर्स क्या कर रही है भाई, आरबीसी का लेवल क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, आरबीसी का लेवल बढ़ा हुआ है, तो सॉरी फॉर दैट, इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा ए, क्रॉनिक हाइपोक्सिया, क्रॉनिक हाइपोक्सिया होगा। तो क्रॉनिक हाइपोक्सिया क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आरबीसी का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, आरबीसी का लेवल क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा भाई, क्रॉनिक हाइपोक्सिया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, which of the following result of the lab test will be significant to the diagnosis or disorder। एक बार दोबारा से पढ़िए, which of the following result, हम लैब के रिजल्ट देख रहे हैं भाई, है ना, लैब्स के क्या देख रहे हैं हम, रिजल्ट। ऐसा कौन सा डायग्नोसिस विल बी सिग्निफिकेंट टू डायग्नोसिस डिसऑर्डर, कौन सा सिग्निफिकेंट हमें देखने को मिलेगा जिससे हम बीमारी को क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। देखिए पहला आरबीसी, आरबीसी क्या है 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूब mm, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। नॉर्मली आरबीसी होती है ना, नॉर्मल आरबीसी लेवल होता है कितना, इतना जितना हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। देन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना है 13 to 14 ग्राम पर डीएल, ये भी नॉर्मल है, ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, देन प्लेटलेट्स 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है, ये भी क्या है, नॉर्मल है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या आ रहा है यहाँ पर, बढ़ा हुआ आ रहा है, कितना 12 से 13,000, कितना आ रहा है 12 से 13,000, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी, डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, है ना, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर का मतलब है एक से ज्यादा या दो से ज्यादा जिसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, है ना, इसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या है ये, ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा ऐसा जिसके अंदर दो से ज्यादा लोब पाए जाते हैं न्यूक्लियस के, तो वो क्या होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स, क्या होते हैं न्यूट्रोफिल्स विल बी राइट आंसर। इजिनोफिल्स नहीं होगा, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल विद अ horseshoe shaped nucleus and abundant cytoplasm in the peripheral blood smear is, ठीक है, ऐसी कौन सी WBC है, ऐसी कौन सी WBC है जिसके अंदर हॉर्स शेप का क्या पाया जाता है, हमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, हॉर्स शेप का न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है हमें, देखिए किसमें, मोनोसाइट्स में, मोनोसाइट्स विल बी राइट आंसर। ये सब क्या होंगे, रॉन्ग। तो मोनोसाइट्स में क्या होता है, हॉर्स शू शेप होता है। इसके व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ये नहीं होगा। देन फॉर क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग ब्लड प्लेटलेट्स करती हैं। देन एज अ मीडियम फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो आरबीसी का काम होता है, ये किसका होता है, आरबीसी का। तो जो डिफेंस करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, वो क्या होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी। तो राइट आंसर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ लैब टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हम लैब टेस्ट देखते हैं तो इसमें तो किस का लेवल हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द लैब टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
अगर हम सीबीसी देखते हैं, क्या देखते हैं, सीबीसी, सीबीसी के अंदर आरबीसी का भी देखेंगे, हीमोग्लोबिन भी देखेंगे, प्लेटलेट्स भी देखेंगे और डब्ल्यूबीसी का लेवल भी देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम, जो इंडिकेट कर रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन सी वैल्यू होगी, वैल्यू होगी हमारी डब्ल्यूबीसी। राइट आंसर क्या होगा, डी। राइट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, जब कोई बॉडी में इंफेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, कितने हो रहे हैं, 15,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग ग्रेन्युलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एग ग्रेन्युलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, भाई देखो, ल्यूकोसाइटोसिस, क्या, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब इसमें देख लो आप, है ना। देन एब्डोमिनल पेन होगा, बिल्कुल नहीं। चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा, स्टिफनेस ऑफ नेक नहीं होगा, ल्यूकोपीनिया होगा। एग ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ये भी क्या है, डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइटोसिस होगा तो इंक्रीज लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। इसमें एग ग्रेन्युलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होगा इसके राइट आंसर क्या होगा, ल्यूकोपीनिया। क्या होगा इसका राइट आंसर, ल्यूकोपीनिया होगा। Last question, a resistance to infection that an individual has due to this genetic makeup, genetic makeup, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इन्नेट इम्यूनिटी, क्या होगा, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी नहीं होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, थैंक यू।